एक लड़की अपने हाथ में सिंदूर की डब्बी लेकर सामने वाले से कह रही है, अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी मांग में सिंदूर भरो। लड़का उसे समझा रहा है कि ऐसे शादी नहीं हुआ करती, लेकिन लड़की का कहना है कि अगर मुझसे प्रेम करते हो तो ये साबित करो मेरी मांग में सिंदूर भरकर। लेकिन लड़का उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम उम्र में बहुत छोटी हो, मेरी बात मान जाओ, लेकिन लड़की मानने के लिए तैयार नहीं है। लड़की का कहना है कि मैंने जब तुमसे प्यार किया तब तो तुमने मेरी उम्र नहीं देखी, आज जब मैं तुमसे जिद कर रही हूँ, सिंदूर की डब्बी अपने साथ लेकर आई हूँ, और जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम ये बताओ कि अगर मुझसे प्यार करते हो तो साबित करो और मेरी मांग में सिंदूर भरो और मंदिर में जाकर मुझसे शादी करो। अब इनको ऐसे ही जिद बहस करते करते 5 घंटे बीत जाते हैं। ये दोनों ऐसे ही जिद करते करते उस मंदिर में पहुंच जाते हैं। लड़की के हाथ में सिंदूर की डब्बी है। ऐसे इन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है, दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की अपनी जिद पर है, लड़का उसे अपने तरीके से पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है कि समझ जाओ, जो तुम कह रही हो वैसा नहीं हो सकता। ये लोग मंदिर में तो साथ साथ पहुंचते हैं, लेकिन कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है और अंधेरा होने के बाद लड़का घर को वापस चला जाता है। लेकिन 3 दिन बाद अचानक से पता चलता है कि एक लड़की की मौत हो गई है। और लड़की की मौत किस तरीके से हुई, इस बात को जानकर लोगों की रूह कांप जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर 11वीं क्लास की छात्रा की मौत हुई तो आखिर हुई किस वजह से। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़, और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक जगह लगती है लखरावा। 15 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 8:30 का समय रहा होगा। कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक उनके आगे से 2-3 कुत्ते झगड़ते हुए दौड़ने लगते हैं। एक कुत्ते के मुंह में कान था। कान को देखकर बच्चे घबरा गए, समझ नहीं आया कि आखिर ये था क्या। लेकिन कुछ समय बाद ही एक कुत्ते के मुंह में एक हाथ भी था, जो एक इंसान का था, एक मनुष्य का था। जैसे ही उसको देखा तो वो कुत्ते जहां से इस गड्ढे को खोद रहे थे, ये बच्चे उस जगह पहुंचते हैं। उस जगह पहुंचने के बाद जब देखा जाता है तो गड्ढे के अंदर से बाल गायब हैं, और बाल ना होने के बाद भी खोपड़ी जैसा कुछ चमक रहा है। उसे देखकर वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो घबरा जाते हैं। घबरा कर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनका चिल्लाना सुनकर आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, और जब आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं तो उस दृश्य को देखकर हर एक व्यक्ति की रूह कांप जाती है। उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर पहुंचकर लाश को निकाला जाता है तो पता चलता है कि वो किसी लड़की की लाश है। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है। लेकिन अभी तक ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर लाश थी किसकी। बस इतना पता चल रहा था कि एक लड़की की है। आसपास की जगहों पर ये हर थाने में खबर कर दी जाती है कि किसी की भी गुमशुदगी की रिपोर्ट अगर दर्ज कराई गई है तो वो इस थाने में संपर्क करे। 3 दिन बाद पता चलता है कि एक साक्षी नाम की 11वीं की छात्रा अपने घर से गायब है। उसके चाचा चाची ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस वालों का जैसा रवैया होता है उसी के अनुसार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उससे कहा जाता है कि लड़की है, जवान है, कुछ समय बाद लौट आएगी, चिंता मत करो, अपनी मर्जी से कहीं गई होगी, कुछ समय बाद अपने आप आ जाएगी। ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए थे, लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढने की जरा भी कोशिश नहीं की। लेकिन जब पहचान की जाती है, शिनाख्त की जाती है, तो पता चल जाता है कि ये साक्षी ही थी जो 11वीं की छात्रा थी, जिसके पिता एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी करते थे। चाची की यहाँ पर कुछ ज़रूरत थी
तो इस बच्ची को यहाँ ले आया जाता है और ये यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। अब ये अपनी पढ़ाई कर रही है, 11वीं क्लास की छात्रा है जिसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। आखिर इसका इतनी बेरहमी से कत्ल कैसे हुआ और आखिर क्यों हुआ, ये सब जानने के लिए पुलिस को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ये जाना जाए कि आखिर मौत कैसे हुई थी, क्योंकि कातिल ने कत्ल करने से पहले हर एक सबूत को मिटा दिया था और कोई सबूत ऐसा था भी नहीं जिससे कातिल पकड़ा जाए। लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती उसके लिए फांसी का फंदा बन गई। अब जब इसको ढूंढा जाता है तो साक्षी का जो बैग है वो कुछ ही दूरी पर जाकर मिलता है। उसका बैग खगाला जाता है। बैग खगालने के बाद उस बैग के अंदर से एक सिंदूर की डब्बी मिलती है। उस सिंदूर की डब्बी को देखकर पुलिस वालों का दिमाग ठनक जाता है। वो सोचते हैं कि शायद कोई प्रेम प्रसंग रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई सबूत नहीं मिलता। आसपास के लोगों से पूछा जाता है, उसकी सहेलियों से पूछा जाता है, क्लास वालों से पूछा जाता है, लेकिन कोई भी उसके प्रेम प्रसंग के बारे में नहीं जानता था, न ही उसके घर वाले जानते थे। अब पुलिस के लिए मामला और भी पेचीदा हो जाता है, लेकिन पुलिस हार नहीं मानती। वो सोचती है कि फिर से उसके बैग की बारीकी से जांच की जाए। अब उसके बैग की एक एक चीज को खगाला जाता है। वहीं एक पुस्तक में 16वें पेज पर एक छोटे छोटे अक्षरों में शब्द लिखे हुए थे, दीपक। अब ये दीपक कौन है, इसे जानने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन वो तब भी नहीं मिलता। इसके बाद कुछ और पन्ने खगाले जाते हैं, तभी पेज नंबर 86 पर बहुत ही बारीक अक्षरों में एक मोबाइल नंबर मिलता है। अब उस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाला जाता है तो पता चलता है कि ये नंबर स्विच ऑफ है। लेकिन जब उसकी सीडीआर निकाली जाती है तो पता चलता है कि जिस दिन से इस लड़की का कत्ल हुआ है और इसकी लाश मिली है, तब से लेकर अब तक ये फोन इसी आसपास के एरिया में घूमता रहा है। उनका शक और ज्यादा बढ़ जाता है। अब आखिर उसे ढूंढे तो ढूंढे कैसे। जब पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि ये सिम हर्षवर्धन उर्फ दीपक यादव के नाम पर है, जो एक आर्मी ऑफिसर है, यानी फौजी था। अब इस व्यक्ति को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद ये कुछ समय तो आनाकानी करता है, लेकिन कुछ समय बाद ही टूट जाता है। ये बताता है कि हाँ, ये एक फौजी है और इसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी बना रखी थी। एक दिन ऐसे ही रील खगालते खगालते एक लड़की की रील पर उसकी नज़र पहुंचती है, जिसका नाम साक्षी था। उसकी वीडियो देखकर वो उसकी ओर आकर्षित होता है, उससे हाय हेलो होती है। दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत भरी बातें करने लगते हैं। लेकिन जो साक्षी थी वो नाबालिग थी, 11वीं की छात्रा थी और कुछ समय बाद ही पता चलता है कि ये दोनों जहाँ उसके चाचा चाची रहते थे और जो ये दीपक है ये भी आसपास के गांव का ही रहने वाला था। ये कहते हैं कि हम जब आएंगे तो हम एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन तभी कुछ समय बाद पता चलता है कि हर्षवर्धन की शादी उसके घर वालों ने तय कर दी है। हर्षवर्धन ये बात साक्षी को बताता है, क्योंकि जो हर्षवर्धन था, दीपक था, ये उससे सिर्फ बातचीत किया करता था। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन जो साक्षी थी वो दीपक से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी। अब जब साक्षी को पता चलता है तो साक्षी आग बबूला हो जाती है। उसका कहना था कि जब प्यार मुझसे किया है तो शादी भी मुझसे करनी पड़ेगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी शादी में पहुंचकर सबको सारा सच बता दूंगी। यहीं पर जो हर्षवर्धन उर्फ दीपक है वो डर जाता है। उसे लगता है कि उसकी इज्जत, उसके माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आखिर करे तो करे क्या। वो उसे समझाता है कि कुछ समय बाद वो गांव आ रहा है, वहीं पर आकर हम बातचीत करेंगे। अब ये गांव आकर के साक्षी को फोन लगाता है। साक्षी रोज की तरह ही स्कूल के लिए तैयार होकर जाती है, लेकिन अपने बैग में एक सिंदूर की डब्बी लेकर जाती है। सिंदूर की डब्बी लेकर के जाती है और जाकर कहती है कि तुम साबित करो कि मुझसे प्रेम करते हो और आज अभी इसी वक्त मंदिर में जाकर मुझसे शादी कर लो।
दीपक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, समझाते समझाते लगभग 5 से 6 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। दीपक परेशान हो जाता है। थोड़ी दूर पर मंदिर दिखाई देता है। वो कहता है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें मंदिर ले जाकर शादी कर लेता हूँ। मंदिर ले जाता है, तब तक रात होने को आई थी। पास में ही एक बगीचा था। साक्षी का गला घोटता है और गला घोट करके हत्या कर देता है। अपने साथ लाया हुआ चाकू उसके चेहरे पर मारता है और उसका चेहरा जख्मी कर देता है। वहीं पर गड्ढा खोदकर उसकी लाश को दफन करता है और आराम से घर चला जाता है। क्योंकि इंस्टाग्राम पर ही उनकी बातें होती थी, कभी फ़ोन पर उनकी बातचीत ही नहीं हुई थी, कोई सबूत था ही नहीं कि उसे ढूंढा जा सके। इंस्टाग्राम की चैट भी वो आसानी से डिलीट कर देता है। अब उसे लगता है कि पुलिस उसे कैसे भी ढूंढ नहीं पाएगी। एकमात्र जरिया उसका फ़ोन है, वो उसे भी स्विच ऑफ कर देता है। लेकिन कहते हैं कातिल कितनी भी कोशिश करे, लेकिन कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। साक्षी के बुक में लिखा हुआ अपना प्रेमी का नाम और प्रेमी के फ़ोन नंबर ने ही आखिरकार उसके प्रेमी को फंसा दिया। लेकिन अब आखिर इससे मिला क्या? वो मासूम बच्ची बलि चढ़ गई। यहाँ पर दीपक की नौकरी चली गई और यहाँ तक कि अब उसका विवाह भी नहीं हो पाएगा और आजीवन वो जेल में ही अपना जीवन बिताने के लिए विवश रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि टाइम पास के लिए किसी भी रिश्ते का इस्तेमाल ना करें। कहीं ऐसा ना हो टाइम पास करते करते वही रिश्ता आपके गले की हड्डी बन जाए और बाद में आप किसी घिनौने घटनाक्रम को अंजाम दे दे। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।